ओके स्टूडेंट, तो आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। इरोडो का देख लेते हैं प्रॉब्लम कुछ बढ़िया लेवल का। सारा सॉल्व नहीं करूँगा, सारा प्रॉब्लम तो कुछ तो आपके लिए छोड़ेंगे ना एडवांस के लिए, अगला साल खुद से भी तो ट्राई कीजिएगा, है ना। तो क्योंकि सारा एक लाइन से इरोडो में स्टूडेंट हार्डली 300 प्रॉब्लम बस है मेरे काम का, हम लोग का काम का एडवांस के लिए सारा मिला दिया जाए तो ऐसे उसमें प्रॉब्लम 1900 है, बट ऑल बाकी प्रॉब्लम आउटडेटेड है, मतलब दिस इज़ नॉट फॉर मी या यू। 350 आसपास प्रॉब्लम जो हम लोग का काम का रहेगा। तो उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आप देखते हो कि मैं चाहे तो इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा रहा हूँ या यहाँ या जहाँ कहीं भी, वो मैं ले ही ले रहा हूँ मोटा मोटी जो बढ़िया प्रॉब्लम है। तो पिछले क्लास में हम लोग इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन और इम्पल्स ऑफ रिफॉर्मेशन पढ़ रहे थे, राइट। और वहाँ पे हम लोग एक चीज़ सीखे कि एट द टाइम ऑफ कोलिजन इन द डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट दोनों का वेलोसिटी कॉमन रहता है, ऑल डायरेक्शन में नहीं, इन द डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट, राइट। कोलाइड करते हुए साथ में मूव करता है, जीरो नहीं होता है, साथ में मूव करता है। इट माइट भी जीरो भी हो सकता है, बट मे और मे नॉट, करेक्ट ना स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन में मैं सिर्फ डायग्राम बना लेता हूँ। तो क्वेश्चन है बॉल मूविंग ट्रांसलेशनली कोलाइड इलास्टिकली विथ अनदर स्टेशनरी बॉल ऑफ सेम मास at the moment of impact the angle between a straight line passing through the center of the ball and the direction of initial velocity of a striking ball is equal to 45 degree. Okay, fine. Assuming ball to be a smooth रहेगा, मतलब रेडी उसका कॉमन प्लेन ऑफ कॉन्टेक्ट के डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगेगा, इज इट राइट। फाइंड द फ्रैक्शन n ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ स्ट्राइकिंग बॉल that turn into potential energy at the moment of maximum deformation। देखिए, अगर इलास्टिक कॉलिजन हो रहा है तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगा, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, करेक्ट स्टूडेंट। बट ड्यूरिंग कॉलिजन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा, इज इट करेक्ट। ड्यूरिंग कॉलिजन जिस टाइम पे डिफॉर्मेशन होते रहता है और रिफॉर्मेशन जिस टाइम पे बॉल पिचक जाता है और फिर बॉल अपना शेप को रिगेन करता है, उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में चला जाता है, तभी तो ऐसा होगा। इसलिए काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इन इलास्टिक कॉलिजन, वो क्या है, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, नॉट ड्यूरिंग कॉलिजन। ड्यूरिंग कॉलिजन क्या होगा, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी का पार्ट कन्वर्टेड टू व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल किस में, ये ऐसे सोचिए, कॉस को बॉल को दीवार पर मारते हैं तो जब पिचकता है ना, तो रबर जो क्या होता है, इट इज़ काइंड ऑफ रबर मान सकते हैं। बहुत हार्ड स्टील का स्फेयर भी तो थोड़ा उस पर ऐसे कीजिएगा फिंगर से तो वाइब्रेट होगा, राइट। जस्ट बिहेव लाइक अ स्प्रिंग। ओके, ये 16 है ना। मान लेते हैं कि यू स्पीड से कोलाइड कर रहा है, इस स्पीड से मूव किया और यहाँ पे कोलिजन हो रहा है, तो जस्ट बिफोर का सिचुएशन ये है, u1 और u2 क्या है मेरा, जीरो ना। और हम लोग का कोलिजन के बात का तो देखना है नहीं, इज इट करेक्ट। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये मेरा जो डायरेक्शन है स्ट्राइकिंग बॉल का, ये मेरा स्ट्राइकिंग बॉल का डायरेक्शन था, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ स्ट्राइकिंग बॉल, राइट। और इसका बोला गया है कि दोनों के सेंटर ऑफ मास से जो लाइन गुजरेगा उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए, अब यहाँ पे मेरा डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट क्या है, तो मेरा डायरेक्शन ऑफ इम्पैक्ट तो ये है ना, ये रहेगा। अगर इसको हम लोग 2 बोल रहे हैं, स्फीयर 2, इसको 1,
और m1 इक्वल टू m2 है इक्वल टू m, तो इसको बोलिएगा n21 और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, n12। और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा, तो सर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि स्मूथ स्फीयर पहले ही बोला गया है, राइट। ये बॉल मूविंग स्टेस बोला है, हुआ है ना स्मूथ स्फीयर। इस ये तो स्मूथ स्फीयर है, इसका मतलब देखिए अगर रफ स्फीयर रहता तो इलास्टिक कोलिजन बोलते क्या, हीट थोड़ा क्रिएट करता ड्यू टू फ्रिक्शन, राइट। चलिए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए इसको अगर बाई एक्सिस मान लिया जाए, लेट अस सपोज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस मान लेते हैं वाई एक्सिस और इसको मान लेते हैं एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट स्फीयर 2 का मोशन किसके अलॉन्ग होना चाहिए, तो सर स्फीयर 2 का मोशन तो सर अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही रहेगा। बोलिए क्यों, जो पार्टिकल जैसे है वैसा ही रहना पसंद करता है अनटिल अनलेस उस पर कोई फोर्स नहीं लगे। तो ये रेस्ट में था, ये रेस्ट में था और इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो इसका ड्यूरिंग कोलिजन, इसका एटलीस्ट मोशन ड्यूरिंग कोलिजन या आफ्टर कोलिजन ये तो डैम श्योर है, इसका मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस से होगा, दूसरे एक्सिस के अलॉन्ग नहीं होगा। आप लोग एग्री कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे व्हाट अबाउट दिस वन, तो सर इसका मोशन तो पहले ऐसे था ना u1, राइट, u1 था और इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो इसके वजह से हो इसका मोशन ये तो श्योर है कि अब अलॉन्ग एक्स एक्सिस इस इनिशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं रहेगा, इनिशियल डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं रहेगा। तो यहाँ तक मैं आपको हिंट किया, इसके बाद आप लोग 2 मिनट आप लोग ट्राई कीजिए, सोचिए तो कैसे बनाना है, थोड़ा सोचिए, ये बढ़िया प्रॉब्लम है।
देखिए स्टूडेंट, ये तो रेस्ट एंड मोशन का ही चीज़ है। बिफोर कोलिजन U1 इक्वल टू यू लेते हैं, ठीक है। बिफोर कोलिजन बॉल 1 का बाई एक्सिस के अलॉन्ग, ये एंगल में तो 45 ही रहेगा ना, एग्री ना, ये 45। तो बिफोर कोलिजन बॉल 1 का वेलोसिटी का कंपोनेंट U1 बाई कितना रहेगा, U बाई रूट 2 U cos 45। और इस एक्सिस के अलॉन्ग इस एक्सिस के अलॉन्ग ड्यूरिंग कोलिजन क्या कोई फोर्स लग रहा है, क्योंकि स्फीयर तो स्मूथ है, तो अगर फोर्स ही नहीं लग रहा है तो Fy 0 रहेगा, चाहे इसके लिए या इसके लिए, दोनों पे Fy तो 0 रहेगा। और जब Fy 0 रहेगा तो Ay 0 हो जाएगा, और Ay 0 रहेगा तो Vy कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि फॉर बॉल फर्स्ट U1 बाई इज U cos 45 मतलब U बाई रूट 2 ड्यूरिंग कोलिजन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर अलॉन्ग y एक्सिस फॉर बॉल 1, राइट। V1 बाई मानते हैं तो इसको E1 बाई के बराबर होना चाहिए, सिंस Ay इक्वल टू व्हाट 0, बिकॉज Fy कितना था 0 था। क्यों 0 था, क्योंकि स्फीयर स्मूथ था, राइट। तो आप यही बात तो बॉल 2 के लिए भी बोल सकते हैं। बोलिए, बॉल 2 का U2 बाई कितना बिफोर कोलिजन, सर 0, क्योंकि रेस्ट में था, तो V2 बाई भी तो 0 होगा, सिंस A2 बाई भी तो 0 है। अगर A1 बाई बोल रहे हैं इसका 0, F1 बाई 0, तो V2 बाई A2 बाई भी 0 रहेगा, बिकॉज F2 बाई क्या है 0 है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यहाँ तक आइए। और it is very important to note that at the time of maximum deformation कोलाइडिंग बॉडी का वेलोसिटी कॉमन हो जाता है, बट किस डायरेक्शन के लॉन्ग, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, करेक्ट। करेक्ट ना। इस बात को अगर नोट करना चाहेंगे तो नोट कर लीजिएगा, 0 नहीं होता है, कॉमन हो जाता है। हो गया, लिखिए, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन colliding body having the same value of velocity in the direction of line of impact, yes, at the time of maximum deformation colliding body having the same velocity in the direction of line of impact. करेक्ट ना। ओके, तो अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे किस वेलोसिटी में बोलते हैं, मैं नेट वेलोसिटी नहीं, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन का वेलोसिटी बोला हूँ, राइट। और किसी वेलोसिटी का किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मतलब उसका मैं कंपोनेंट का बात कर रहा हूँ, बोलने का तरीका एक होता है, करेक्ट ना। तो हम लोग डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट एक्स एक्सिस माने हैं, तो क्या बोल सकते हैं V1x इक्वल टू V2x ड्यूरिंग कॉलिजन एंड एट मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, ठीक है स्टूडेंट। इसका एक कोई वैल्यू मान लिया जाए, बोलिए कोई एक वैल्यू मान लेते हैं V0 प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, ठीक है ना। अब वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई द कंजर्वेशन, बट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन, आफ्टर कोलिजन, हर टाइम पे कंजर्व रहेगा, इज इट करेक्ट। काइनेटिक नहीं कंजर्व रहेगा भाई, ठीक है। काइनेटिक इलास्टिक जो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर रहेगा, ड्यूरिंग कोलिजन नहीं रहेगा, उसी का तो कुछ पार्ट देंगे कहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी में, राइट।
तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन along एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस यहाँ पे मैंने किसको मान लिया है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस के लिए, डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट, करेक्ट। अब देखिए इस टाइप का प्रॉब्लम अचानक से फटाक से नहीं बनेगा, एक बार आइडिया, जैसे एक बार इस टाइप का प्रॉब्लम बना लिए, अब इस टाइप का आएगा ना तो अच्छा किसके अलॉन्ग मुझे क्या सॉल्व करना है वो पता चल जाएगा, राइट। चलिए यहाँ तक हो गया, क्या इसको बोल सकते हैं m1u1x आप प्लस m2u2x इक्वल टू m1v1x आप प्लस m2v2x, देखिए तो सही है। ए टर्म क्या होगा सर, इनिशियल में तो जीरो था ना, तो u1x के बदले कितना लिखें u cos 45, इज इट राइट, u बाई रूट 2 लिख दें। u तो था इस डायरेक्शन में, u था इस डायरेक्शन में, बट उसका मुझे कंपोनेंट लेना इधर, राइट, u1x ले रहा हूँ, u बाई रूट 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा m1 के बदले m और m2 के बदले भी m, और दोनों का वैल्यू कितना कॉमन है, यस। इसका मतलब यहाँ से v0 का वैल्यू निकल जाएगा सर, v0 का वैल्यू हो जाएगा, m से m को कैंसिल कर दें स्टूडेंट, तो v0 का वैल्यू कितना u बाई 2 रूट 2, इज इट करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा वेदांग, क्वेश्चन ये रहेगा कि ड्यूरिंग कॉलिजन एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन इलास्टिक कॉलिजन फाइंड आउट गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एक क्वेश्चन आ सकता है, यू का वैल्यू कुछ दिया रहेगा, ठीक है। तो सर जो लॉस ऑफ काइनेटिक रहेगा ड्यूरिंग कॉलिजन विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वही तो कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो के आई माइनस के एफ, ये मेरा के आई क्या है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और सिस्टम का, और के एफ क्या है फाइनल काइनेटिक ड्यूरिंग कॉलिजन एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। तो क्या इसको ऐसे बोलते हैं, इनिशियल में तो हम मेरा सिस्टम के पास सिर्फ इसी के पास काइनेटिक था, करेक्ट, और फाइनल काइनेटिक किसके पास है सर, 1 के पास भी है और 2 के पास भी है, इज इट राइट। और ए कितना होगा, तो सर हाफ बोलिए m1 v1x का स्क्वायर प्लस हाफ m1 v1y का स्क्वायर, m1 के पास तो दोनों कंपोनेंट की वजह से रहेगा ना काइनेटिक एनर्जी, सिर्फ एक्स मोशन की वजह से, सिर्फ वाई मोशन, या दोनों के मोशन की वजह से, और प्लस हाफ m2 v2x स्क्वायर, इज इट करेक्ट। और यहाँ देखिएगा अगर मेरा मोशन 2 डायमेंशनल है कार्टेशियंस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि कार्टेशियन सिस्टम में काम करना स्टार्ट कर दिए और मोशन अगर एक्स वाई प्लेन में है तो काइनेटिक एनर्जी के लिए 2 ही तो मोशन रिस्पॉन्सिबल रहेगा, एक्स मोशन और वाई मोशन, राइट। इसलिए मैंने एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट ले रहा हूँ, करेक्ट ना। तो हाफ m u स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाँ फाइनल जगह हम लोग को ड्यूरिंग कॉलिजन का ही निकालना है, इसलिए मैंने ड्यूरिंग कॉलिजन लिया। ड्यूरिंग अगर जस्ट आफ्टर कॉलिजन लेते और मेरा कॉलिजन इलास्टिक है तो लॉस होगा क्या, तब तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, राइट। तो हाफ m v1 के स्क्वायर का वैल्यू कितना u स्क्वायर बाई 2, सही है ना। v1x तो यही था, सॉरी v1x कुछ और था, हाउ मच u बाई 2 रूट 2, यस 2 रूट 2 का स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं u बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर अब प्लस हाफ m v1y कितना था u बाई रूट 2 ना, अब प्लस हाफ m u बाई
2√2 का स्क्वायर। यहाँ तक आ जाइए। और ये जो वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा यही रहेगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस टाइम का? एट द ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन। और जो लॉस ऑफ के ही रहेगा वही तो क्या हो जाएगा भाई, ये ऑब्जेक्टिव बन गया, यही गेन इन मैक्सिमम पोटेंशियल रहेगा, गेन ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल। मैक्सिमम पोटेंशियल गेन कब रहेगा? जहाँ पे मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा, राइट। गेन ऑफ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कुछ प्रॉब्लम बनाया जाता है अपने लेवल को बड़ा करने के लिए, सारा क्वेश्चन एग्जाम में आने के लिए नहीं होता है। मैं ये बना रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% श्योर कि एडवांस में आएगा ही, बट इसी टाइप का सिमिलर तो आ सकता है, राइट, कुछ डेटा चेंज करके। तो हाफ एम इसका कैलकुलेट कर लेंगे, सब में हाफ एम यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, ये वैल्यू कितना? तो ये हो जाएगा पूरा आंसर। और डिवाइड बाई 4 मतलब दिस वन। सही तो है, मुझे भी यही लग रहा है। देखिए तो बाकी लोग को पूरा यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेट कर लीजिए, मुझे लगता है इतना ही आना चाहिए, 1/8 एम यू स्क्वायर, राइट। तो एक ऑब्जेक्टिव बन गया ना, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी, यस ड्यूरिंग। लेकिन अब हम लोग को निकालना क्या था? फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो क्या इसका हम लोग बोल सकते हैं के आई माइनस के एफ और डिवाइडेड बाई के आई। और ए वैल्यू तो निकाल लिए है ना, 1/8 एम यू स्क्वायर। अब पहले कितना था? 1 इनिशियल सिस्टम का, दिस वन, राइट। एक कट कर कितना आ गया? 1/4 मतलब 0.25। यही तो एक्चुअली आंसर भी यही है, ठीक है। यहाँ तक आइए फर्स्ट। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा फास्ट होने के लिए एक बार और इस पर बनाइएगा रफ में, ठीक है, ताकि एकदम इस प्रॉब्लम को याद ही हो जाए कि ऐसे सॉल्व करते हैं, करेक्ट ना। इसको हटाएं। अच्छा स्टूडेंट, एक प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें थोड़ा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन बैंक का पब्लिकेशन हो सकता है कि पिछले साल का हो एडिशन, और फैकल्टी लोग जो भी आईआईटी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे उनका हो सकता है न्यू एडिशन हो, तो सीरियल नंबर में आगे पीछे हो सकता है, राइट। तो अगर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर मैं पीडीएफ का स्कैन करके कॉमन पेपर आपको और फैकल्टी को भेज देता हूँ, तो उसमें तो आप देख कर एटलीस्ट मिला के बता सकते हैं ना कि आपका कौन कौन सा डाउट है। चलिए, अब उसके बाद एक क्वेश्चन दिया हो गया होगा, देख क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, अगर देखिएगा तो देखिए, तो इस टाइप का डायग्राम का कोई क्वेश्चन है?
बोर्ड सही है। चलिए मैं क्वेश्चन को पूरा ऐसा देखते हो, ऐसा डायग्राम का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं पूरा कर देता हूँ। क्वेश्चन है ए स्मूथ स्फीयर ऑफ मास m2 rigidly attached with a tight rod a smooth sphere of mass m2 attached with a string नहीं है, it is light rod but tightly से attach है, right? It is not a string, it is the rod, right? और ये स्फीयर इससे अटैच है, करेक्ट? और ये एंगल ये यहाँ से दिया हुआ है, देखिए तो, और नहीं दिया हुआ तो मैं फिर से इसको क्वेश्चन को दे दूँ। हाँ कंप्लीट क्वेश्चन नहीं, इसलिए मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। कंप्लीट नहीं, थोड़ा सा जगह खाली रह गया था। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, एक स्मूथ स्फीयर m2 है, यहाँ से फिक्स्ड है, करेक्ट? एक लाइट रॉड से रॉड है, करेक्ट? इस रॉड का इलोंगेशन नहीं होगा, रॉड है तो ऑब्वियसली इलोंगेशन ब्रेक कर जाएगा लेकिन इलोंगेट नहीं करेगा। क्वेश्चन है आवर, लिखिए आवर प्रॉब्लम इज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m2, आवर प्रॉब्लम इज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ m2 just after collision if the coefficient of restitution is e, if the coefficient of restitution is e। और यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ये जो लाइन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में ये एंगल थीटा दिया हुआ है, एंगल थीटा इज गिवन, इज इट करेक्ट? और ये मेरा इन दोनों स्फीयर का सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाला लाइन है, मतलब ये बिल्कुल ऐसे जाकर कोलाइड किया है, एक ऐसे जाकर कोलाइड किया है, ऐसे जाकर कोलाइड किया है। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, खुद सोचिए कि m2 का मोशन फ्री है या इसका मोशन कांस्टेंट है, बंधा हुआ मोशन है? ये चाकर भी किसी और डायरेक्शन में जाएगा, या अगर इसका मूवमेंट भी होगा, ये कुछ है स्टील का, ऐसे मानिए स्टील का रॉड है, इससे जुड़ा हुआ है, अगर इसका मोशन होगा भी तो नहीं तो सर इसका मोशन सर्कुलर होगा, जिसका रेडियस ए बी रहेगा, अगर होना भी चाहेगा तो, करेक्ट ना? इसका मोशन फ्री मोशन नहीं है भाई, इसका मोशन फ्री है बट ये इसे बंधा हुआ है, तो अगर कोलाइड भी होता है तो जस्ट आफ्टर कोलिजन m2 का वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में ही रहेगा, इसको अगर v2 बोलते हैं तो। क्या मैं सही हूँ? और अगर इसका वेलोसिटी, मैं डेटा को कुछ चेंज कर रहा हूँ, अगर इसका वेलोसिटी को u1 मानते हैं जस्ट बिफोर कोलिजन, करेक्ट? तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिएगा, तो हम लोग को वेलोसिटी हम लोग को निकालना किसका है? फाइंड, यस m2 का निकालना है। चलिए सॉल्व कीजिए, आप लोग ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन समझ में आ गया? दिया हुआ क्या है, नॉन फैक्टर क्या है? नॉन है m1 m2, और क्या है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और क्या नॉन है? थीटा, और क्या नॉन है? u1। निकालना क्या है? v2। चलिए स्टूडेंट यहाँ देखिए, तो
एक लाइन तो लिख सकते हैं ना, ड्यू टू कॉन्स्टेंट मोशन मोशन ऑफ m2 velocity of m2 velocity of m2 just after collision, जस्ट आफ्टर का बात कर रहा हूँ, जस्ट आफ्टर, ठीक है। ऐसे तो एक सर्कल हो जाएगा ना इसका, बट जस्ट आफ्टर तो इसी लाइन इसके सर्कल के टेंजेंट के लॉन्ग रहेगा, ओनली अलोंग वाई एक्सिस। बट ऐसा बात आप m1 के लिए नहीं बोल सकते, राइट। वो फ्री है फ्लाई करने के लिए, करेक्ट। और m1 का मोशन किस प्लेन में रहेगा सर? m1 का मोशन रहेगा xy प्लेन में। m1 का मोशन क्या रहेगा? xy प्लेन में। बट m2 का मोशन सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस रहेगा। जस्ट आफ्टर कोलिजन का बात कर रहा हूँ। m1 कैन मूव इन xy प्लेन, बट व्हाट अबाउट m2? तो इस डायग्राम का हो गया। ये पता ना कि ये थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा। चलिए, तो कोलिजन के ड्यूरेशन में, यस, ओ सॉरी, ये थीटा रहेगा तो 90 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये थीटा तो ये भी थीटा, तो ये 90 थीटा, करेक्ट स्टूडेंट। चलिए, जस्ट आफ्टर कोलिजन कोफिशिएंट, इट इज नॉट इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन रहता था, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन नहीं दिया रहता, राइट। बट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का भी अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हैं, बट किस एक्सिस के लॉन्ग? ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। तो अगर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो हम लोग इस लाइन, इस डायरेक्शन के लॉन्ग ही उठा सकते हैं, करेक्ट ना। तो बोलिए क्या हो जाएगा? क्या ये लिख सकते हैं? v1e माइनस v2e इक्वल टू, यही था ना, माइनस e u1e माइनस u2e, सही है। और u2e कितना था? ये तो रेस्ट में था, 0। और u1e कितना था? u या u1 मान लीजिए। अब एक मिनट, और बहुत माइन्यूट, ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिए तो वेरी माइन्यूटली अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो जिस तरीके से जाकर कोलाइड किया है, जिस तरीके से भी जाकर कोलाइड किया है, कौन? m1। तो m1 का वेलोसिटी क्या इस डायरेक्शन में चेंज होगा? इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स नहीं लग रहा है, तो नहीं लगता कि उसका इनिशियल लाइन ऑफ मोशन और फाइनल लाइन ऑफ मोशन सेम ही रहेगा अलोंग ई? क्योंकि ये स्मूथ स्फीयर दोनों है, तो इसके इस एक्सिस के लॉन्ग तो क्या हुआ? फोर्स ही नहीं लगा है इस डायरेक्शन के लॉन्ग, करेक्ट। तो इसका तो इस अगर चेंज भी होगा तो अगर इनिशियली ये इस लाइन के लॉन्ग मूव कर रहा है तो फाइनली तो इसी लाइन के लॉन्ग रहेगा अकॉर्डिंग। हाँ, लेकिन इस लाइन के लॉन्ग भी रहेगा तो एक्स वाई प्लेन में ही रहेगा, ये दूसरी बात है। बट क्या उसका ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा? अगर इस डायरेक्शन के लॉन्ग का बात करें और सिर्फ m1 के रेस्पेक्ट में सोचेंगे तो m1 के रेस्पेक्ट में इट इज वन डायमेंशनल कोलिजन, करेक्ट। और अगर ये इस रॉड से अगर m2 नहीं जुड़ा रहता और दोनों का सेंटर ऑफ मास, ये दोनों का सेंटर ऑफ मास के अलॉन्ग ही मोशन हो रहा था तो ये वन डायमेंशनल कोलिजन में काउंट होता, करेक्ट ना। बट यहाँ पे ड्यू टू कॉन्स्टेंट मोशन इसके साथ प्रॉब्लम हो गया। एनीवे, तो क्या हम लोग ये बोल सकते हैं v1e? तो v1e के लिए मान लेते हैं जस्ट आफ्टर कोलिजन v, v1e के लिए जस्ट आफ्टर कोलिजन क्या? v। और v2e के लिए v, यहाँ देखिएगा इसका
इस एक्सिस के अलॉन्ग, इसका इस लाइन के अलॉन्ग ना, v2e, v1 में क्या मान रहा हूँ मैं, v1 मान रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ स्फीयर 1 जस्ट आफ्टर कोलिजन, बट वेलोसिटी ऑफ स्फीयर 1 जस्ट आफ्टर कोलिजन भी इसी लाइन ई के अलॉन्ग रहेगा। इस बात में किसी को प्रॉब्लम? बट v2e, तो v2 क्या रहेगा, इसके जस्ट आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है उसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, राइट। तो v माइनस v2 कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। डायरेक्ट लिखते हैं, इक्वल टू माइनस e u1। तो बोलिए हाउ मेनी अननोन स्टूडेंट? अननोन 2 आ गया है, कौन कौन सा, v और v2, v और v2 हम लोग को निकालना क्या है, v2 नॉट v, राइट। चलिए एक इक्वेशन यहाँ पे बन गया। लिखिए सेकंड, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, नहीं कर सकते हैं यहाँ पे फार्मूला, अब मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि आप अगर यहाँ देखिएगा, आप चाहकर भी इस लाइन के अलोंग, अगर आप चाहते भी हैं तो क्या इस लाइन के अलोंग या इससे थोड़ा इधर, इस लाइन के अलोंग या इधर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं लगा सकते हैं। बोलिए मैंने क्यों बोला, क्योंकि जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे ही इस लाइन के अलोंग आप सोचेंगे तो ये रॉड इस पे बहुत बड़ा एक इम्पल्सिव टेंशन लगाएगा, राइट। और ड्यू टू दैट इम्पल्सिव टेंशन क्या मोमेंटम इस लाइन के अलोंग कंजर्व मानेंगे, इस लाइन के अलोंग। बट इस लाइन के अलोंग बहुत बाइजली लिया जा रहा है भाई, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। इस लाइन के अलोंग मैं बाइजली मोमेंटम को कंजर्व कर रहा हूँ, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर। सर हम लोग नॉन इम्पल्सिव फोर्स को तो इग्नोर करते हैं, बट कॉलिजन में अगर इम्पल्सिव फोर्स कोई आ गया तो इस टेंशन का, इस रॉड ये भी जैसे ही कोलाइड होगा तो इसमें बहुत बड़ा इम्पल्सिव एक टेंशन क्रिएट हो जाएगा, जो ये टेंशन इस पे लगेगा, राइट। तो इसके वजह से आप इस डायरेक्शन में आप नहीं कर सकते हैं मोमेंट कंजर्वेशन मोमेंटम, नॉन इम्पल्सिव फोर्स को हम लोग इग्नोर करते हैं। बट अगर बाइजली इस डायरेक्शन में लिया जाए तो सर इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये जो इम्पल्सिव टेंशन रॉड का इस पर रहेगा उसका कंपोनेंट 0 दिखाएगा, राइट। दिस इज द रीजन वी कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट, इन दोनों m1 m2 दोनों को कंबाइंड वे में। m1 m2 पे n1 2 n2 1 तो इंटरनल फोर्स रहेगा, m1 m2 पे n1 1 n2 1 उन दोनों के बीच का फोर्स रहेगा। बट ये नहीं लगता है कि अगर हम लोग बात m1 m2 का कर रहे हैं तो रॉड एक एक्सटर्नल एजेंट हो गया है, और जो रॉड यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट हो रहा है वो नॉन इम्पल्सिव नहीं है, एक बहुत बड़ा इम्पल्सिव फोर्स लगा रहा है। अगर स्प्रिंग रहता तो इग्नोर भी कर देते, राइट, क्योंकि वो स्प्रिंग का फोर्स लगने में टाइम लगता है और उसमें टाइम इलोंगेशन या कंप्रेशन होने में टेक्स टाइम, तो जस्ट आफ्टर जस्ट बिफोर उसमें हम लोग इलोंगेशन 0 भी मान लेते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा नहीं रहेगा, करेक्ट। दिस इज द रीजन कि मैं जानबूझ के ही सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग बाई एक्सिस मान रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि ऐसे ही किसी भी डायरेक्शन में, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बाकी स्टूडेंट बाई एक्सिस को छोड़कर दूसरे डायरेक्शन में आप मत लगाइएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। वजह क्योंकि दूसरे डायरेक्शन के लिए m1 m2 पे ये जो रॉड जो फोर्स लगाएगा वो बहुत बड़ा एक इम्पल्सिव टेंशन क्रिएट करेगा, करेक्ट ना। क्योंकि टेंशन भी तो इम्पल्सिव हो सकता है, इसलिए अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का इस प्रॉब्लम में एडवांटेज लेना भी चाहते हैं जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, तो उस डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में रॉड का टेंशन का कंपोनेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, करेक्ट स्टूडेंट। तो लिखिए अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग बाई एक्सिस। मैं आपके जगह पर रहता तो ये बात को लिख लेता कि मैं बाई एक्सिस के अलोंग ही क्यों सोच रहा हूँ मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। लिख लीजिएगा ना आप लोग एक्सप्लेन करके, ठीक है। चलिए तो पी आई वाई इक्वल टू पी एफ वाई, करेक्ट। पी आई वाई कितना, तब पी आई वाई तो सिर्फ किसके रहेगा, इसका रहेगा ना m1 का, और m1 का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था u1, राइट।
तो m1 u1 साइन थीटा और p2y pfy रहेगा m1 v1y अब प्लस m2 v2y, यही लिखेंगे ना। m1 u1 साइन थीटा इक्वल टू m1 अब v1 v, बट v का कंपोनेंट, और मान लेते हैं कि जस्ट आफ्टर कोलिजन इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में v है, मान लीजिए इसी डायरेक्शन में v है, राइट। तो v का कंपोनेंट कितना रहेगा इस डायरेक्शन में, बट v मेरा यहाँ पे, यहाँ देखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि v मेरा यहाँ पे अलजेब्रिक सेंस है, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ समझ गए कि v1 e था, v1 e था ना, v1 e के बाद मैंने v पुट कर दिया हूँ, समझ रहे हैं। तो ये हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, मुझे नहीं पता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, m1 v साइन थीटा अब प्लस m2 v2, यह है इक्वेशन सेकंड। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, आप सॉल्व करके v2 का वैल्यू बता सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड फाइंड द वैल्यू ऑफ v2। v2 निकालने के लिए क्या कीजिएगा बताइए तो, बहुत आसान है। यहाँ देखिए सेकंड वैसे ही रहने दीजिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, EU1 इक्वल टू EU1 इक्वल टू, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है स्टूडेंट, v2 साइन थीटा और माइनस भी, देखिए तो सही है, इक्वेशन 1 को रीअरेंज कर दिए, करेक्ट। और अब मैं यहाँ देखिएगा, इसमें अगर m1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, किससे, m1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके इसमें m1 साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके और जोड़ दें, ऐड कर दें, तो नहीं तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, और तब फिर मेरा अननोन सिर्फ क्या बचेगा, v2। समझ रहे हैं मेरे बात को, हम लोग ऐसे ही तो x प्लस दो इक्वेशन x और y अगर अननोन रहता है तो ऐसे ही तो कैंसिल करते हैं। फर्स्ट इंटू कितना, m1 साइन थीटा अब प्लस सेकेंड। अब यहाँ से v2 का वैल्यू मुझे बता दीजिए, अब तो सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग। आंसर v2 इक्वल टू है m1 u1 साइन थीटा 1 प्लस ए और डिवाइडेड बाय m1 साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस m2। देखो इतना आंसर है, वेरी गुड। और v2 निकल गया तो क्या v निकाल लीजिएगा, चलिए ये भी एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था, इसको स्टार्ट देख रखिएगा एडवांस के टाइम के लिए, ठीक है। क्योंकि नहीं लगता इन सब प्रॉब्लम में कुछ अलग हट के सोचना पड़ रहा है, एक जनरल ट्रेंड पे बातें नहीं चल रहा है।
इसको हटाएं, हो गया ना। और प्लस भाई यहाँ पे रेस्ट एंड मोशन वगैरह सब कुछ दिमाग एकदम ओपन रखना पड़ेगा, किस डायरेक्शन में, जस्ट बिफोर, जस्ट आफ्टर, मतलब प्रॉपर आपको बैलेंस रहना पड़ेगा माइंड से, ठीक है। आंसर यहाँ पे है, दिस इज आंसर। आप IIT एडवांस का एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सोच रहे हो, सबको जिनका भी ड्रीम है, तो भाई प्रॉब्लम मतलब इस लेवल तक का दिमाग एकदम ओपन रहेगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको 100% आपसे बन जाएगा, नो डाउट एडवांस का प्रॉब्लम इससे ऊपर नहीं रहेगा, नीचे ही रहेगा आज के ट्रेंड जो है। बट यहाँ तक अगर काम करके रखिएगा तो कम से कम इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि जितना भी फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा उसमें से कम 60% तो पक्का बन जाएगा। और सारे सब्जेक्ट में अगर 60-70% स्कोर कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, विथ वेरी गुड रैंक। आउट ऑफ 360 में 200 मार्क्स बहुत बड़ा मार्क्स होता है आज के डेट में, बहुत बड़ा मार्क्स है। आउट ऑफ 360 अगर 180 भी मार्क्स ले आते हैं, वेरी बिग मार्क्स। जो स्टूडेंट हर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST, 360 भाई 50 मार्क्स लाओगे तो IIT मिल जाएगा, ओनली 50 विथ वेरी गुड ब्रांच। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन यूरोडप का 161 था, एक कैनन ऑफ मास M स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रीली डाउन, था क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए, और ए अल्फ़ा है, तो ए कितना रहेगा, पाई माइनस अल्फ़ा, तो ए भी तो पाई माइनस अल्फ़ा रहेगा। इज इट करेक्ट? क्वेश्चन पढ़ लिए। ए कैनन ऑफ मास M स्टार्ट स्लाइडिंग फ्रीली डाउन ए स्मूथ इंक्लाइन प्लेन एट एन एंगल अल्फ़ा टू द हॉरिजेंटल। After cannon covered the distance L, a shot was fired. The shell leaving the cannon in the horizontal direction with a momentum P. यहाँ से जो बुलेट निकला उसका मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, P, राइट। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस फायर द कैनन स्टॉप, मतलब इस फायर करने की वजह से मोमेंटली कैनन क्या हो गया, रुक गया है, करेक्ट। एज्यूमिंग द मास ऑफ द सेल टू बी नेग्लिजिबल, इसके रिस्पेक्ट में सेल का मास को क्या मान रहे हैं, इसका यहाँ देखना है। इसका मतलब ये अगर इसमें से मास थोड़ा चला भी गया, दिमाग में आता ना कि इसका मास थोड़ा कम हो गया इससे इतना अमाउंट से, तो उस बात को क्या बोला गया है, नेग्लिजिबल मानने के लिए बोला गया है, राइट। फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द शॉट, फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द शॉट। चलिए स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक बताइए, तो यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्टेंस L कवर किया, सबसे पहले तो इसका एक्सेलरेशन बिफोर स्टॉपिंग द कैनन, एक्सेलरेशन कितना था, क्या डायरेक्ट इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का वैल्यू G साइन अल्फा लिखते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से इस डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए
मान लेते हैं कि फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस, यहाँ देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक आते हुए क्या हम लोग ये अप्लाई कर सकते हैं इस डायरेक्शन को, कुछ डायरेक्शन मान लीजिए फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस एक्स एक्सिस मान लेते हैं, करेक्ट। तो एक्स एक्सिस के लिए क्या लिख सकते हैं, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स, इट करेक्ट। तो वी एक्स इक्वल टू स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ना, स्टार्ट स्लाइडिंग, राइट। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं 2a_l, और a का वैल्यू तो आपके सामने है ना, 2g साइन अल्फा यानी कि 2gl साइन अल्फा, राइट। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। चलिए अब यहाँ देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट जैसे ही यहाँ से बुलेट या सेल फायर किया गया होगा तो इस मोमेंटम से अगर निकलेगा तो इतना मोमेंटम से ये भी पीछे की तरफ इसमें फोर्स लगा होगा। इसको रोका कौन, किसके वजह से रुका है भाई, इस पे जो फोर्स लगा है ये तो यहाँ से चला गया ना, तो इस पे एक जर्क पीछे की तरफ लगा होगा, इस सरफेस इसको रोका नहीं। यस करेक्ट एन। तो अरे तो इस एक्सिस को अगर हम लोग एक्स एक्सिस मान लेते हैं तो क्या इस एक्सिस को वाई एक्सिस मान सकते हैं, यहाँ तक आइए। अब इस टाइप का नहीं, स्टॉप हो गया है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए। तो यहाँ तक मैं आपको हिंट दे दिया, और इस टाइप का प्रॉब्लम ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं इम्पल्स का। और यहाँ देखिएगा, ये यहाँ पे जो एन जो रहेगा, यहाँ जो एन है करेक्ट, तो उस टाइम पे ये इम्पल्सिव एन हो जाता है, राइट। उस मोमेंट पर जो एन रहेगा, नाउ इट बिकम्स व्हाट, इम्पल्सिव एन, इज इट करेक्ट। देख तो ये काम कर सकते हैं along x एक्सिस dpx/dt इक्वल टू एफ एक्स सिस्टम का, और एफ एक्स के along x एक्सिस फोर्स के नाम पर सिर्फ क्या रहेगा, mg साइन अल्फा। किसका m, मैं सिस्टम मान रहा हूँ, बट इसका m और इसका m, बट इसके मास को तो हम लोग को इग्नोर कर देना है, करेक्ट ना।
तो एफ एक्स के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स के लिए सिर्फ एम जी साइन अल्फा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, राइट। तो डी पी एक्स इक्वल टू एम जी साइन अल्फा डी टी, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये टर्म तो कांस्टेंट रहेगा और टाइम ऑफ शॉर्ट हम लोग टी मान लेते हैं, टॉ। टाइम ऑफ शॉर्ट इज लेट टॉ, राइट, या टी ही मान लीजिए, टी नॉट, टाइम ऑफ शॉर्ट इज टी नॉट। तो 0 से टी नॉट, और डी पी एक्स यहाँ पे क्या लिखेगा, पी आई एक्स से पी एफ एक्स। इज इट करेक्ट स्टूडेंट? बट मैं किसका बात कर रहा हूँ, सिर्फ कैनन का, सेल का, या दोनों का कंबाइंड सिस्टम ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम, इसका डी पी एक्स का इंटीग्रेशन पी एक्स फाइनल और माइनस पी एक्स इनिशियल इक्वल टू एम जी साइन अल्फा टी नॉट। तो टी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एक्स फाइनल और माइनस पी एक्स इनिशियल और डिवाइड बाई एम जी साइन अल्फा। ये क्लियर? और पी एक्स फाइनल कितना, तो पी एक्स फाइनल में सर ये नहीं, सिर्फ यही रुका था ना, इसका तो था, तो ये होगा स्मॉल पी कॉस अल्फा हो जाएगा, राइट। पी कॉस अल्फा माइनस इनिशियल में इसका तो था नहीं, करेक्ट, ये तो करंट के अंदर था, तो इनिशियल में सिर्फ यही तो मूव कर रहा था। जिस टाइम पे इवेंट हुआ उस टाइम पे इसका स्पीड कितना हो गया था, दिस वन, करेक्ट ना। तो क्या लिख सकते हैं, एम रूट ओवर 2gl साइन अल्फा और डिवाइडेड बाय एम जी कॉस एम जी साइन अल्फा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो सर आपने अलॉन्ग बाई एक्सिस क्यों नहीं लिया, तो अलॉन्ग बाई एक्सिस मुझे एन का एम जी कॉस अल्फा तो पता है, एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस अल्फा इस डायरेक्शन में, राइट। बट एक कितना बड़ा एन हुआ है वो पता है, ये तो इम्पल्सिव एन था, और जब एन ही नहीं पता है तो क्या वहाँ से टी नॉट निकाल पाते हैं, नहीं निकाल पाते। दिस इज द मजबूरी कि हम लोग एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, राइट। और एक्स एक्सिस के लॉन्ग ये जो इम्पल्सिव एन बना है उसका कंपोनेंट तो 0 ही आएगा, इसलिए टेंशन फ्री थे, करेक्ट ना। तो ये भी देखिए कितना बढ़िया प्रॉब्लम सेट कर दिया जाता है। ये प्रॉब्लम बहुत टफ नहीं था बट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। हो गया? चलिए देखिए, तो एक और प्रॉब्लम था, ए स्फीयर ऑफ मास एम कोलाइड विथ ए स्फीयर ऑफ मास एम डैश। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, ए स्फीयर ऑफ मास एम कोलाइड्स विथ ए स्फीयर ऑफ मास एम डैश, द कॉन्टैक्ट बिटवीन देम बीइंग स्मूथ एंड देयर पाथ आफ्टर कोलिजन ऑब्जर्व टू बी राइट एंगल, करेक्ट ना। देन प्रूव दैट एम इक्वल टू ई एम डैश। क्या ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग के लेवल का है, बन जाएगा, बनना चाहिए। बट जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग इसका स्पीड है u1 बट u2 0 है। हालांकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ बट क्वेश्चन का लैंग्वेज सही लग रहा है कि स्फीयर ऑफ मास एम कोलाइड विथ स्फीयर ऑफ मास एम डैश, मतलब एम डैश मेरा स्टेशनरी है और दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट क्या है, स्मूथ, मतलब फ्रिक्शन एब्सेंट है, करेक्ट। और आफ्टर इस
एक्सिस को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। तो आफ्टर कॉलिजन दोनों एक दूसरे से कितना एंगल पे, राइट एंगल पे है। तो राइट एंगल का मतलब मान लेते हैं कि एम डैश मेरा इधर गया भी डैश से, और M1 मेरा इधर गया V1 से। आफ्टर कोलिजन का सिचुएशन है, और एक θ1 है और एक θ2 है, और θ1 प्लस θ2 दोनों को मिलाकर कितना बोला गया है, π/2। दिस इज द सिचुएशन। ओके, अब आपको बहुत स्मार्टली ये बोलना पड़ेगा कि लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर रहा होगा। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताइए तो। वेरी गुड सर, अलॉन्ग भीडस ही होना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज एम डैश मूव का क्यों करेगा। तो एम डैश तो मूव किस फोर्स की वजह से किया है, ये तो रेस्ट में था ना, ये तो यस इम्पैक्ट वाला फोर्स से मूव किया होगा। इसका मतलब ये जो मेरा डायरेक्शन है भीडस का, यही मेरा डायरेक्शन क्या है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। इज इट क्लियर। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे खोजने का रिक्वायरमेंट क्यों हो गया, क्योंकि मुझे एम डैश और एम में विथ ई प्रूफ करना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को इन्वॉल्व करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आप इन्वॉल्व कब करेंगे, लाइन ऑफ इम्पैक्ट के डायरेक्शन में उसका जब कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, राइट। चलिए इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, आप 2 मिनट एटलीस्ट 5 मिनट ट्राई कीजिए। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए तो एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। जी सर। और यहाँ पे V1 का मतलब V1 का कंपोनेंट अलॉन्ग ई, क्या बोल सकते हैं, इतना। वेरी गुड, V1 cos θ1 प्लस θ2, और वो है θ1 प्लस θ2 90 डिग्री, राइट। क्या डायरेक्ट जीरो लिखते हैं आप V2 का सर V डैश, राइट, क्योंकि V डैश cos जीरो, करेक्ट, माइनस E1 ई सर E1 cos θ2, राइट। देखिए तो सही है, E1 cos θ2, अरे तो जीरो हो जाएगा। यहाँ से एक रेजिस्टेंस पता चल गया कि V डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा,
ई यू वन कॉस थीटा टू इक्वेशन फर्स्ट। अब यहाँ देखिए, अब एक समस्या यह आ गया कि थीटा वन प्लस थीटा टू 90 है। यहाँ देखिए भाई, थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल टू 90, इसमें थीटा वन थीटा टू का सोल्यूशन तो बहुत सारा हो सकता है, नहीं हो सकता है? 30-60 भी हो सकता है, 50-40 भी हो सकता है, इनफाइनाइट सिचुएशन है, राइट? अब इस केस में थीटा टू पता नहीं है, थीटा वन प्लस थीटा टू का वैल्यू पता है, इसका तो बस किसी तरीके से कॉस थीटा टू कैंसिल होगा तब काम बनेगा। यहाँ से दिमाग में आना स्टार्ट हो गया, क्या एग्जैक्टली आप बोल सकते हैं थीटा वन थीटा टू का वैल्यू क्या है? अब थीटा वन थीटा टू का अगर सोचिएगा तो यहाँ पे तो बहुत सारा अननोन हो जाएगा। हाउ मेनी अननोन? v1 v डैश थीटा वन थीटा टू, राइट? और फिर भी प्रूफ कर देना है, करेक्ट ना स्टूडेंट? इस प्रॉब्लम का यही खासियत है कि बहुत सारा अननोन है फिर भी सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एलोंग ई। तो ई के अलोंग मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए क्या लिखेंगे? सिस्टम का पी आई ई इक्वल टू पी एफ ई। अब पी आई ई कितना सर? m1, यहाँ देखिए m1 u1 cos थीटा टू लिख सकते हैं, इक्वल टू फाइनल कितना रहेगा? m1 v1 cos 90, इट करेक्ट? और m डैश v डैश cos 0, देखिए तो मैंने सही लिखा, और ए टर्म तो जीरो हो गया, इसका मतलब m1 u1 cos थीटा टू इक्वल टू बचा क्या? m1 v डैश, राइट? यस। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर लगाया हूँ, जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर, ठीक है? जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट। सर आपने लाइन ऑफ इम्पैक्ट, इसमें तो किसी भी डायरेक्शन में सर आप लगा सकते थे, देयर इज नो एनी कांस्टेंट फैक्टर, राइट? बट फिर भी मैं जानबूझ के क्यों इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ इम्पैक्ट? क्योंकि मुझे बस कॉस थीटा जो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो उसी टाइम से दिमाग में आ रहा है बस इसको कैंसिल कर देना है। मतलब भाई आप फर्स्ट टाइम इसको बनाते तो फर्स्ट टाइम इसे सॉल्व करते तो हो सकता है कि आप सॉल्यूशन में कभी अलॉन्ग एक्स एक्सिस सोचते, कभी अलॉन्ग वाई एक्सिस, राइट? तो आपको टाइम लगता, फाइनली जाके सॉल्व होता। बट मैं एज ए टीचर टाइम बचाने के लिए डायरेक्ट मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कॉस थीटा टू नहीं पता है, बस इसको कैंसिल करना है। इसकी मैं दिमाग दौड़ाया कि बस अगर कॉस थीटा टू आ जाए और उसको डिवाइड करके कैंसिल कर सकते हैं, एक चांस था, उसी चांस को मैं फ़ायदा लिया हूँ, ठीक है? तो m1 e1 कॉस थीटा टू इक्वल टू m डैश v डैश, और यहाँ से v डैश का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, m1 u1 cos थीटा टू m डैश v डैश का वैल्यू वहाँ से उठाइए, यहाँ रख दीजिए, कितना हो जाएगा? e u1 cos थीटा टू आपस में कैंसिल, u1 भी आपस में क्या हो गया? कैंसिल। क्या प्रूफ हो गया? m1 इक्वल टू ई एम डैश। ठीक है ना? यही तो प्रूफ करना था। इसको हटाएं, सबको समझ में आ गया है?
गया ना? चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन दिए थे क्या? एन इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस बिटवीन ए पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड पार्टिकल ऑफ मास m2 इनिशियली एट रेस्ट। उसके बाद पार्ट ए, फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा एम। ऐसा क्वेश्चन था। मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है? ये भी ईरोडो का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एग्जैक्टली नंबर नहीं पता है। एन इलास्टिक, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, दिया हुआ है ना? एन इलास्टिक कोलिजन टेक्स प्लेस between a particle of mass m1 and a particle of mass m2. And m2 is initially in rest. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा एम थ्रू विच m1 can be deflected by collision so that और उसी में है so that theta m lies between 0 डिग्री टू पाई बाई 2 डिग्री। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है नहीं, इसी क्वेश्चन का है सो दैट थीटा एम लाइज बिटवीन 0 टू 90 डिग्री व्हेन केस फर्स्ट m1 ग्रेटर देन m2। एक कंप्लीट क्वेश्चन है ए। बी, थीटा 1 प्लस थीटा 2, मैं बता दूंगा थीटा 1 थीटा 2 क्या है। इज इक्वल टू पाई बाई 2 व्हेन m1 इक्वल टू m2। और सी, थीटा 1 कैन टेक all values between 0 degree to pi if m1 less than m2। मतलब एक ही क्वेश्चन में बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
तो स्टूडेंट मेरी तरफ से लास्ट क्लास रहेगा, अभी तो टाइम हो गया है और इस क्वेश्चन में अभी लगेंगे नहीं क्योंकि 10 मिनट में नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्लास जिसमें कि HC वर्मा का भी कुछ प्रॉब्लम ले लूँगा और नेक्स्ट क्लास को मैं थोड़ा बड़ा क्लास कर लूँगा। बस एक दिन खाली रोशन कुमार तुम मुझे रिमाइंड करना सैटरडे को, उधर मैं 3:30 से क्लास स्टार्ट करके 6 बजे तक क्लास को लेकर जाऊँगा। 3:30 से स्टार्ट करेंगे और 6 तक, और इसमें ये प्रॉब्लम और HCB का जो भी मुझे लगता है कि मुझे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करना चाहिए उसको ले लेंगे, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम डिस्कशन का, और उसके बाद HCB और IT क्वेश्चन बैंक, इतना कॉन्सेप्ट के बाद ऑलमोस्ट 80% आपको सॉल्व हो जाएगा। 20% तो मेरे लिए रहेगा ही। मैं तो एक लाइन से कोलिजन का, सेंटर ऑफ मास का एक लाइन से सॉल्व करूँगा प्रॉब्लम, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जस्ट लाइक सर्कुलर सॉल्व कर देती है, फ्रिक्शन सॉल्व कर दी है, राइट। वर्क पावर एनर्जी आपको दे दी है बनाने के लिए। वर्क पावर एनर्जी जब डिस्कशन होगा फ्राइडे के क्लास में, अभी डिस्कशन चल रहा है ना रेजोनेंस के बाद, फिर वर्क पावर एनर्जी सॉल्व डिस्कस करूँगा। HCB का एक लाइन से सॉल्व कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और वर्क पावर एनर्जी के बाद सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, इधर मैं रोटेशन स्टार्ट कर लूँगा इस सैटरडे, कमिंग सैटरडे के नेक्स्ट सैटरडे से। एग्री ना। अब भाई रोटेशन ऐसे से हम ख़त्म हो जाएगा तब फिजिक्स का गाड़ी एकदम शताब्दी के राजधानी के एक्सप्रेस में भागेगा। इधर इलेक्ट्रोस्टेट और इधर मैकेनिक्स, बहुत बड़ा पार्ट है, राइट। उसके बाद तो टॉपिक ऑलमोस्ट जो भी है वो बहुत छोटा छोटा टॉपिक है, देखते देखते ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए पेशेंस रखिए। 50% टाइम लग जाता है पूरे फिजिक्स का, 50% मैकेनिक्स में टाइम लगता है। एग्री है नहीं है। इसमें बहुत